तो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के साप्ताहिक वेबिनार में। और जैसा कुछ समय से चर्चा चल रही थी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल वेलनेस के ऊपर, इसके पहले हमने एक और वेबिनार लिया था जहां पर हमने एक सेफ ऑनलाइन एक्टिविटी को किस प्रकार हम उसको इंश्योर करते हैं, अपनी डिजिटल सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं, इन सब के बारे में हमने बात किया था। डिजिटल अरेस्ट वगैरह टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था। तो ये सीरीज पर चूंकि सब्जेक्ट इतना वृहद था, उस पे इतने सारे प्रश्न आ रहे थे कि हमने सोचा कि इसको हम दो भाग में करेंगे। तो पहला भाग जिन लोगों ने अटेंड किया है उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे यूट्यूब पर, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं। और आज हम उसी का एक कंटिन्यूएशन वापस लेकर हम हमारे टीम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी रंजीत मौर्य जी लेकर आ रहे हैं। तो रंजीत मौर्य जी, स्वागत है आपका। और ओवर टू यू, द फ्लोर इज योर्स। तो स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? इससे पहले हमने जो वेबिनार किया था वो था हमारा साइबर सिक्योरिटी में एडवांस लेवल की टेक्निक पे था, कि जैसे जो साइबर फ्रॉड्स हैं एडवांस लेवल पे क्या कर रहे हैं। और ये जो आपका साइबर सिक्योरिटी का ये एक बेसिक वेबिनार है। और यहाँ पे देखिए, हमने आपको डिस्क्रिप्शन एक दिया हुआ है। यह तकनीकों का समूह है, सेट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, जिसमें आप डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को कोई एक्सेस ना कर पाए, चोरी ना कर पाए, ये सब चीज़ें वहाँ पे करते हैं, डैमेज से बचाते हैं। तो ये आपका पूरा जो डोमेन है ये आपका साइबर सिक्योरिटी में आता है। नेक्स्ट। तो हमने इसको चार भागों में रखा है। साइबर सुरक्षा में हम क्या करते हैं? पहला हम रखते हैं डेटा सुरक्षा। हमारा जो भी डाटा है, पर्सनल डाटा है, फोटोज हैं, ऑडियो डाटा है, हमारा फोन डाटा है, कोई भी डाटा किसी भी तरह का, वो हमारा साइबर सिक्योरिटी के फर्स्ट नंबर पे आता है डेटा सुरक्षा में। फिर सेकंड हम आते हैं नेटवर्क सुरक्षा। तो नेटवर्क सुरक्षा के अंतर्गत आप, जैसे हमारा जो वाईफाई नेटवर्क है या फिर हम जहाँ पे कनेक्टेड हैं, जहाँ से हमारा बैंक चलता है, वहाँ पे जो चीज़ें रन करती हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी में आ जाता है। थर्ड में आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जैसे हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, व्हाट्सएप है, या फिर किसी भी तरह का ऐप है, बैंकिंग का ऐप है जो कि हम यूज करते हैं, और उसको हम कैसे सिक्योर करें, ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आता है। और लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं एंड पॉइंट सुरक्षा। इसमें डायरेक्टली हमारा फोन और पीसी आता है, कि हमारा फोन और पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या हैक ना होने पाए। ये आपका एंड पॉइंट सुरक्षा में आ जाता है। तो हमने स्पेशली इसको चार भागों में डिवाइड किया है: डेटा सुरक्षा, नेटवर्क, एप्लीकेशन और एंड पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड दीपांशु भैया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे साइबर थ्रेट के प्रकार क्या क्या हैं, जिसमें नंबर वन पे आपका है मालवेयर प्रोग्राम। यह क्या, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर। और ये एक बड़ा नाम है। इस नाम के अंतर्गत यह बड़ा छतरी है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं। ये एक बड़ा पेड़ है और इसकी जड़ों से ढेर सारे पेड़ निकलते हैं। मैलवेयर में हम पहला देखते हैं कि जैसे वायरस। वायरस क्या है? हमने सुना होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, या फिर हमारे फोन में वायरस आ गया। वायरस से बचाना है, वायरस से बचना है, तो यह क्या है, एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो अन्य फाइलों से जोड़ के सिस्टम को संक्रमित कर देता है। अब अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाए तो क्या होगा? आपका डाटा करप्ट हो सकता है, आपका डाटा हैक हो सकता है, आपका सिस्टम भी बंद पड़ सकता है। जैसे अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो वायरस आ गया, तो ऐसा होता है कई बार फाइल फिर डिलीट हो जाती है, फिर ब्लू स्क्रीन आती है, जिसको हम बोलते हैं विंडोज का ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो फिर हमारा सिस्टम ही ऑन नहीं होता। फिर इसी का एक सबसेट है मेलवेयर में ही, इसका नंबर वन में वायरस। सेकंड में हम देखते हैं कि ये जो है आपका सेकंड नंबर वाला, ये है वर्म। वर्म भी वायरस जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वर्म में क्या होता है कि यह नेटवर्क के जरिए फैलता है। जैसे वायरस, हमने मान लीजिए एक पेन ड्राइव हमारे पास है, हमने अपने पीसी में लगाई, वहां से कोई वायरस डाउनलोड हुआ, हमने फिर पेन ड्राइव को आपके पीसी में लगाया और वायरस आपके पीसी में चला गया। लेकिन वर्म इस तरह से नहीं, काम नहीं करता। वर्म मैक्सिमम नेटवर्क के तरीके से ही फैलता है, इंटरनेट से फैल जाएगा, वाईफाई कनेक्शन से फैल जाएगा। लेकिन पेन ड्राइव से आमतौर पे इसको फैलने के लिए नहीं बनाया जाता। यह स्पेशल तरीका है नेटवर्क से फैलने के लिए, ताकि नेटवर्क को ठीक तरीके से मॉनिटर और लोकेट कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें मालवेयर में एक तीसरा जो टाइप है, यहाँ पे हम देखें, रुकिए मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से पॉइंट करा सकूं।
यहाँ पे हम देखते हैं ट्रोजन हार्स। अब ये क्या है? एक मूवी में हमने सीन देखा था कि आप किले के अंतर्गत, जैसे किला है तो वहां पे शत्रु सेना घुस नहीं पा रही थी, तो क्या हुआ कि एक घोड़े के जरिए, उन्होंने घोड़े के जरिए घोड़ा वहां पे एंटर किया कि ये है घोड़ा, और चूंकि हम आपसे संधि चाहते हैं, आप इस घोड़े को रख लीजिए, अपने देवता को अर्पित कर दीजिए और हमें जाने दीजिए। और इस घोड़े के अंदर, ये घोड़ा जो है ये अंदर से खाली था और इसके अंदर छिपे हुए थे सैनिक। तो जब यह ट्रोजन हार्स अंदर गया तो फिर वहां पे छिपे हुए सैनिक बाहर निकल आए और किले में अंदर से हमला बोल दिया, जिससे वहां का जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो गया। तो ट्रोजन हार्स क्या करता है कि ये सिस्टम में किसी एक सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो जाएगा। मान लीजिए म्यूजिक सॉफ्टवेयर के रूप में हो गया, किसी प्लेयर के रूप में हो गया, कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या करता है कि फिर अंदर से दूसरे वायरसेस को आने का रास्ता देता है, डेटा चोरी करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, सिस्टम को अंदर से हार्म करता है। इसमें इसमें और वायरस में क्या अंतर है? ट्रोजन हार्स जो है आपका, ये जैसे वायरस जब आपका आता है तो क्या करता है, वायरस आपको डायरेक्टली जो है इन्फेक्ट करता है और सिस्टम में कुछ डैमेज लेके आता है। लेकिन ट्रोजन हार्स क्या करता है कि डायरेक्टली डैमेज नहीं करता। आपको लगेगा कि ये मेरे कोई काम की चीज है, मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं चला रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर वह दूसरा काम करेगा, ऊपर से दूसरा काम करता रहेगा। डबल यूज सॉफ्टवेयर होता है, अंदर हैकर का काम करता है और बाहर से आप किसी म्यूजिक को लिसन करने में या और चीजों में यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रूट किट, यहाँ पे भी रूट किट भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यह सॉफ्टवेयर के रूप में अपने आप को दिखाता नहीं है। मतलब अगर आपके सिस्टम में रूट किट आ गया है तो यह आपको दिखाएगा नहीं। और जैसे अंदर से एक विंडो खोल देता है। मान लीजिए आपका घर है और घर के आप सारे खिड़की दरवाजे लॉक हैं और घर के अंदर कोई ऐसा एक आदमी है जो अंदर से एक खिड़की खोल देता है और चोर को अंदर आने का रास्ता मिल जाता है। आपके दरवाजे पे बहुत बड़ा सा ताला है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि चोर जो है आपके घर के अंदर आ चुका है। तो ये काम करता है रूट किट, अंदर से एक खिड़की को खोल देता है और आपका सिस्टम जो है ब्रीच हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्पाईवेयर यह भी मालवेयर का एक प्रकार है। यहाँ पे अभी हम फर्स्ट पे हैं, हम हैं मालवेयर पे। मालवेयर का एक टाइप हो गया स्पाईवेयर। यह क्या करता है कि यूजर की गतिविधियों की निगरानी करता है। जैसे आपने कौन सी साइट खोली, आपने यूट्यूब पे क्या देखा, आपने क्या चीजें की, आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन है, आपने कितना देर तक अपना फोन या पीसी यूज किया। स्पाईवेयर मतलब हर एक गतिविधि को, जैसे मैंने आप देखे यहाँ पे एक आंख बना रखी है, आपकी हर एक गतिविधि को यह स्पाईवेयर क्या करता है, ट्रैक करता है और इसको अपने, जिसने भी स्पाईवेयर डाला होता है, जिसके पास इसका एक्सेस होता है, उसके पास भेजता रहता है। तो ऐसा फील होता है कि जैसे आपके सिस्टम में या आपके फोन में कोई एक जासूस है जो कि आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। और जैसे कुछ आपके सोशल मीडिया प्रोग्राम जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें ये भी थोड़ा स्पाईवेयर जैसा काम करते हैं, लेकिन चूंकि ये डाटा उतना लेते नहीं और जहाँ भी भेजते हैं थोड़ा सा अपने सर्वर पे सिक्योरली भेजते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि स्पेशली आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं कि आपके सिस्टम के, आपके फ़ोन के, आपके लैपटॉप के अंदर का सीसीटीवी जो है वो है स्पाईवेयर, जो कि आपकी विधि पर नजर रखता है। नेक्स्ट स्लाइड। एडवेयर, इसको आप सबने देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी साइट पे चले जाते हैं और उसके बाद हमारे फोन में भर भर के ऐड आना शुरू हो जाते हैं, लगातार पॉपअप आते रहते हैं। खासकर स्मार्टफोन में ऐसा होता है क्रोम ब्राउजर के साथ कि लगातार कुछ ना कुछ ऊपर आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से आ रहा है। न्यूज आ रही है, फिर कुछ वीडियो सजेशन हो रहे हैं, कुछ चीजें खरीदने के लिए हमसे कहा जा रहा है, भर भर के एड्स आते हैं और समझ नहीं आता कि ये सब चीजें आ कहाँ से रही हैं। तो ये एक प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं एडवेयर। मालवेयर का एक टाइप है, डायरेक्टली हार्म नहीं करता, लेकिन ऐड दिखाता है और इतना ऐड दिखाता है कि यूजर परेशान होता है। और साथ में बार बार, जैसे अगर आपको ऐड आ रहा है, आप कभी गलती से उस ऐड पे टैप भी कर देंगे तो आप उसके साइड पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको दिक्कतें आती हैं बार बार ऐड दिखाना। और कई तरह के गलत ऐड भी दिखाता रहता है एडवेयर। और अक्सर ये होता है कि जब तक आप एडवेयर सॉफ्टवेयर को ढूंढ करके, जब तक आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर देते, तब तक वो ऐड दिखाता रहता है और एडवेयर अपना काम लगातार करता रहता है। तो इससे बचने का एक तरीका होता है कि इस सॉफ्टवेयर को या इस प्लगइन को ढूंढ करके अपने सिस्टम से, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से हटा देना। ढूंढने का तरीका है एंटीवायरस से आप ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आप टेक्निकल हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऐप है या सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है। नेक्स्ट स्लाइड।
अब आते हैं रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। अब जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम है, उसमें ढेर सारा मेडिकल डाटा है। अब अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाता है तो क्या करेगा कि डाटा को लॉक कर देगा, और फिर डाटा लॉक होके इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब आप उसे पढ़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते, और फिर वहां पे सॉफ्टवेयर आपको शो करता है कि अगर आप इस पते पर या इस अकाउंट नंबर में या इस जगह पर इतना पैसा भेजते हो, आमतौर पे ये क्रिप्टो करेंसी में पैसे लेते हैं, बिटकॉइन या इस तरह से, तो अगर आप इतना पैसा देते हो तो आपको हम अनलॉक करके आपका सिस्टम दे देंगे, अनलॉक की दे देंगे, आप अपना सिस्टम अनलॉक कर लोगे। मतलब सिस्टम आपका है, लैपटॉप आपका है, हैकर ने लॉक कर दिया एडवेयर सॉरी रैंसमवेयर के जरिए। और उसके बाद जब तक आप उसको पैसा नहीं देंगे तब तक आपके सिस्टम का लॉक नहीं खुलेगा। फिर आपके पास एक तरीका है, आप अपना सिस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट करने के बाद सारा का सारा आपका डाटा जो है वो चला जाएगा। सामान्य यूजर को इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे अगर आप कोई भी सीरियस काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, अस्पताल का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, और अगर वहां पे आपका डाटा लॉक हो गया, डाटा इतना जरूरी होता है कि कई बार उसे रिट्रीव कर पाना कहीं और से बहुत मुश्किल होता है, तो कई बार पैसे चुका करके अपना डाटा वापस लेना पड़ता है। तो अगर एक बार ये चीज काम कर जाती है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बचने का तरीका ये है कि अगर रैंसमवेयर आपका डाटा लॉक करता है तो आपको सेफ यहाँ पे होना है कि रैंसमवेयर इंस्टॉल ना हो ऐसी जगहों पे, ऐसी चीजों को, ऐसी गलतियों को ना करें जिससे आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, फिशिंग। जो हमारा साइबर थ्रेट है, इसमें जो सेकंड नंबर आपका आ गया, फिशिंग। फिशिंग का जैसे हम सभी समझते हैं कि जैसे मछली पकड़ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यूजर मछली होता है और हैकर फिशर होता है। अब इसके अंतर्गत आपका जैसे आपका ईमेल पा सकते हैं, पासवर्ड पा सकते हैं, मैसेज आपका पा सकते हैं, और सारी जानकारी आपकी ले सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके बैंक का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आप इसको बदल लीजिए, नीचे एक लिंक लगा हुआ है, आपने लिंक पे क्लिक किया, आप किसी साइट पे गए जो आपके बैंक जैसे दिखती है, आपने वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, और आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या हुआ कि हैकर के पास चला गया। फिशिंग मतलब आपको कोई लिंक भेज के या कोई चीज भेज के फंसाना, और फिर आपकी डिटेल्स हासिल करना, जिससे कि आपको फिर कई तरह के सोशल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं, डाटा आपका ब्रीच हो सकता है, पैसे खराब हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। अक्सर हमने देखा है लोग लिखते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, जो मुझसे ऐसे ट्वीट्स हो गए, या ऐसा मैंने पोस्ट लिख दिया था, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं कि अगर कुछ गलती कर दी है तो फिर कहते हैं कि नहीं, अकाउंट हैक हो गया था, कोई बात नहीं, मैं था नहीं वो जिसने पोस्ट किया था। लेकिन ये फिशिंग वास्तव में होती है, और खासकर ये बैंकिंग वाले मामले में या फिर सोशल मीडिया में फिशिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सिंपल है कि आपको कोई लिंक भेजेगा, लिंक आपको एसएमएस पे आ सकता है, ईमेल पे आ सकता है, या किसी और जगह आ सकता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक मिलती जुलती साइट पे जाएंगे, आपको लगेगा आप ओरिजिनल साइट पे हैं। जैसे ही आप डाटा इंटर करेंगे, डाटा हैकर के पास चला जाएगा। तो मछली नहीं बनना है और कांटा नहीं फंसाना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब फिशिंग में हम देखते हैं कि दो तीन तरह के चीजें होती हैं इसमें। आ, यहाँ पे हम देखिए, इस पहला फिशिंग में रखते हैं स्पीयर फिशिंग। इसमें क्या करते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति या संगठन को टारगेट करते हैं, कि किसी खास आदमी को टारगेट किया जाए जिससे कि ज्यादा फायदा हो। दूसरा है वेलिंग, कंपनी के उच्च अधिकारियों को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, सीईओ को टारगेट कर लिया, सीएफओ को कर लिया। तो फायदा क्या होता है कि अगर आप उनका क्रेडेंशियल हासिल कर लेते हैं, किसी कंपनी के टॉप लेवल का क्रेडेंशियल अगर आपको मिल जाता है, किसी हैकर को मिल जाता है, तो बाकी नीचे के लोगों का क्रेडेंशियल आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनियों में एक्सेस लेवल होता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसके पास सभी के डाटा का एक्सेस होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनके पास केवल अपने डाटा का या थोड़े बहुत डाटा का एक्सेस होता है। तो अगर आपने किसी बड़े आदमी को निशाना बना लिया, वेल जैसे होता है ना, वेल मछली बड़ी होती है, तो यहाँ पे हम जब बड़े अधिकारियों को हैकर निशाना बनाते हैं तो बोलते हैं फेलिंग। अगर बड़ी वेल को पकड़ लिया तो छोटी मछलियां फिर काबू में आ जाती हैं। और फिर तीसरा है वाटर होल अटैक। अब जैसे किसी वेबसाइट को हमने संक्रमित कर दिया, जैसे मान लीजिए फेसबुक हम चलाते हैं, फेसबुक ही संक्रमित हो गया, फेसबुक के अंदर ही किसी ने वायरस इंजेक्ट कर दिया, अब फिर जितने लोग फेसबुक खोलेंगे सबके फोन में अपने आप वायरस आ जाएगा। ये एक तरीका होता है कि किसी बड़े को टारगेट करो, और फिर उससे छोटे जितने भी लोग हैं अपने आप आपके टारगेट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है।
अब हम साइबर थ्रेट के तीसरे नंबर पे आते हैं। ये क्या होता है? ये होता है डीडोस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या करता है कि अटैकर किसी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक भेजता है कि वेबसाइट जाम होके बंद हो जाती है। इसका आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई जगह है जिसमें 50 लोग आ सकते हैं एक साथ, और एक साथ वहां पे 5,000 लोग आ गए, और सारे लोग अंदर चले आए, फिर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तो फिर जो 50 लोग वहां किसी काम से आए हैं उनका भी काम नहीं होगा, जो 5,000 लोग आए हैं उनका भी काम नहीं होगा, वहां काम करने वाले भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। और वो जगह क्या होगी कि पूरी की पूरी वहां पे अव्यवस्था फैल जाएगी। वहां पे जो भी काम हो रहा था, जो कि जो जगह 50 लोगों को संभालने के लायक बनी हुई थी, अगर वहां पे 5,000 लोग आ गए तो वह किसी को संभाल नहीं पाएगी, वह ऑफिस किसी को संभाल नहीं पाएगा, कोई सर्विस नहीं दे पाएगा, और वो चीज बंद पड़ जाएगी। तो जैसे अगर वेबसाइट का एक, जैसे हर वेबसाइट की एक कैपेसिटी होती है, मान लीजिए कोई साइट है जो एक बार में 10,000 लोगों को 1 मिनट के अंदर अटेंड कर सकती है। अब उस साइट पे एक बार में 10 लाख लोग आ गए, तो क्या होगा कि साइट किसी को भी अटेंड नहीं कर पाएगी, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, और साइट क्या होगी, क्रैश होके बंद हो जाएगी। अब 10 लाख लोग अचानक कहाँ से आएंगे? ये भी एक सवाल है कि अचानक से 10 लाख लोग कहाँ से आ जाएंगे। तो जैसे होता है इसमें ये है कि जैसे जब डीडोस अटैक कोई हैकर करता है, तो उसने पहले से ही अलग अलग फोन्स में, अलग अलग लैपटॉप में वायरस डाला हुआ होता है, और वहाँ पे एक टाइम सेट होता है। जैसे कि संडे को 12 बजे एक साथ 1 करोड़ डिवाइस फेसबुक पे लॉगिन करेंगे। अगर इस तरह का वायरस बना के डाल दिया गया है सिस्टम में, तो क्या होगा कि जब संडे को 12 बजे 1 करोड़ लोग एक साथ फेसबुक पे लॉगिन करेंगे, तो क्या होगा कि सर्वर क्रैश कर जाएगा। अब जिसका डिवाइस लॉगिन कर रहा है उसको भी नहीं पता कि उसका डिवाइस उस जगह पे लॉगिन कर रहा है, या फिर वहां पे डाटा इन अपना भेज के वहां से कुछ रिसीव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब डिडोस में क्या होता है कि जो हैक्ड सिस्टम है, हैक्ड लैपटॉप, हैक्ड मोबाइल, जिसके अंदर पहले से वायरस है, उसी के जरिए हम डिडोस अटैक को अंजाम देते हैं, जिससे कि यूजर को ये पता नहीं है कि उसका डिवाइस डिडोस अटैक में यूज हो रहा है, क्योंकि डिवाइस इन्फेक्टेड है और अपनी मन मर्जी से चल रहा है, यूजर के कमांड पे नहीं चल रहा है। इसलिए जब हैकर डीडॉस अटैक करता है तो एक जगह पे एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है, बिना उनके मालिक को पता चले जिसका कि वो डिवाइस है। यहाँ पे देखिए इमेज में आपको दिखेगा मैलिशियस ट्रैफिक, जो कि इंटरनेट सर्वर को क्रैश कर रहा है। दिपांशु, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यह भी एक बहुत जरूरी चीज है, मैन इन द मिडिल अटैक, MITM। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई फर्जी कनेक्शन बना के आपका डेटा चुराता है। मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए हैं, आपको एक खुला हुआ वाईफाई मिल गया, आप सोचा वाह क्या बात है, नेट मिल गया अब तो, और मेरा पैसा भी नहीं लगेगा, मेरे फोन नेटवर्क भी नहीं है, अब मैं यहाँ से नेट चला लेता हूँ। तो आपने उस वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, और वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे बैठे हैकर ने आपका डाटा चुरा लिया। मैन इन द मिडिल, मिडिल का मतलब क्या? जैसे आप जिस साइट को एक्सेस करना चाहते हैं, आपके और वेबसाइट के बीच एक तीसरा आदमी जो है, वही मैन इन द मिडिल है। जैसे आप यहाँ पे यूजर हैं, ये ये यूजर है, आप किसी वेब एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपका डाटा पहले ही एक हैकर जो है उसने इंटरसेप्ट कर लिया बीच में ही। यही होता है मैन इन द मिडिल। अब यह चीज कैसे हो सकती है? जैसे अगर आप फ्री वाईफाई के लालच में पड़ते हैं, आपने किसी के वाईफाई को, जिसको आप नहीं जानते, उसका वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका सारा डाटा, आपके फोन पे जो भी डाटा वेब पे ट्रांसमिट हो रहा है, उस सारे डाटा को वह हैकर चुरा ले। तो ये होता है मैन इन द मिडिल। इससे बचने का तरीका क्या है कि आप ऐसा वाईफाई या ऐसे कनेक्शंस यूज ना करें जो कि आपको नहीं पता कि किसके हैं, या फिर जिसके ऊपर, जिसकी प्रामाणिकता पे आपको संदेह है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग। अब ये वाला अक्सर सबके साथ होता है। इसमें क्या होता है कि लोगों के इमोशन से खेला जाता है, जैसे भरोसा, डर या लोभ। जैसे आपको, जब आप आजकल यही चल रहा है, जैसे आप देखते हैं फोन आता है कि आपकी जो है गाड़ी का चालान हो गया है, या फिर आपके नाम से ड्रग्स आया है, या फिर आपका पैन या आधार का दुरुपयोग हुआ है, बड़ा सा ट्रांजैक्शन हुआ है, आप फंसने वाले हो। तो डर, लोभ या भरोसे का फायदा उठा करके किसी आदमी को डराना, और उसका डेटा या उससे पैसा या किसी भी तरह की चीजें प्राप्त करना जिसके कि आप अधिकारी नहीं हैं, वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ पे हैकिंग टेक्निक टेक्निकल नहीं है, यहाँ पे सीधे इंसान को हैक किया जाता है। इंसान को डराया जाता है, या तो भरोसा दिया जाता है कि आपको ये फायदा होगा, या फिर डराया जाता है कि आप किसी चीज में फंसने वाले हो या फंस गए हो, या फिर लालच देते हैं कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपको इतने की लॉटरी लग जाएगी, या 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अक्सर आप देखेंगे ऐसा भी सबको SMS आता है कि आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है,
और लॉटरी की रकम पाने के लिए आप 20,000 रुपये जो है इस अकाउंट में टैक्स डाल दीजिए, तो हम फिर आपको 10 लाख रुपए भेज देते हैं। तो आदमी सोचता है कि अगर 20,000 रुपये डाल देते हैं 10 लाख मिल जाते हैं तो ठीक ही है। तो अक्सर फिर जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं उस लॉटरी वाले व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता है। अब इसमें 4 स्टेप हैं। पहला है कि जैसे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, पहले पहले जिसको फंसाना है उसको देखते हैं कि कौन है, कहाँ है, उसके बारे में सारी जानकारियां निकालो, नाम निकालो, डेट ऑफ बर्थ निकालो, पैसा कितना रखता है, स्टेटस क्या है, फैमिली क्या है। इन्वेस्टिगेट। सेकंड हुक, कैप्चर करते हैं आपको बात करके, लालच, डर या भरोसे में फंसा करके आपको कैप्चर करते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्ले। आपके साथ जो भी चीजें करनी होती हैं, चाहे पैसा लेना हो, चाहे और चीजें करनी हो, डाटा चुराना हो, आपके साथ खेलते हैं, और जैसे ही काम पूरा होता है तो भाग निकलते हैं, रन अवे, एग्जिट कर जाते हैं वहां से। 4 स्टेप है, इन्वेस्टिगेट, हुक, प्ले और एग्जिट। सोशल इंजीनियरिंग में आजकल जितने भी आप फाइनेंशियल फ्रॉड देखते हैं जिसमें लोग अपना पैसा खुद ही ट्रांसफर कर देते हैं, ओटीपी बता देते हैं, ये सब चीजें क्या है, सोशल इंजीनियरिंग में आती है। कोई हैकिंग नहीं है, किसी से ओटीपी ले लेना या फिर किसी से पैसे ट्रांसफर करा लेना कोई हैकिंग नहीं है। ये है डराना धमकाना, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें आदमी खुद ही वो काम कर देता है जो कि हैकर चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब इसमें 3 तरह की चीजें। पहला तो आप देखेंगे प्रीटेक्सटिंग है। इसमें जैसे हमलावर दिखाता है कि वो बैंक से है, इसके बारे में हम पहले एक डिटेल वेबिनार कर चुके हैं। इसमें हमलावर दिखाता है कि हम बैंक में हैं, आईटी अधिकारी या सपोर्ट स्टाफ हैं, या फिर मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, आप मेरे को डिटेल बता दो ताकि मैं आपका एटीएम रिन्यू कर दूँ। तो ये चीज़ प्रिटेक्सटिंग कहलाती है, जिसमें वो प्रिटेंड करता है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ जो आपके काम का हूँ। दूसरा है बैटिंग, बेटिंग नहीं है, बैटिंग। ठीक है। इसमें उपयोगकर्ता को फ्री ऑफर या लालच दिया जाता है ताकि वह मालवेयर डाउनलोड कर लें। कुछ इस तरह की चीजें की जाती हैं कि ताकि आदमी उस ऑफर में, उस जाल में फंस जाए। फिर होता है टेलीगेटिंग। अब इसमें आदमी जो है, कोई हैकर जो है वो फिजिकली किसी सिक्योर एरिया में घुस जाता है। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, जैसे अक्सर टॉम क्रूज की फिल्मों में आप देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल में कि टॉम क्रूज किसी और का रूप धारण करता है और जल्दी से जल्दी किसी सर्वर के पास या फिर किसी सिक्योर एरिया में घुस के अपना काम करके, डाटा चुरा के, या जो भी चीजें करनी होती है उसे करके निकल जाता है। ये होता है टेलीगेटिंग, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं कि वह आपको असली आदमी समझ के किसी सिक्योर एरिया में लेके चला जाए ताकि आप वहां अपने कोई भी अनाधिकृत कार्य को अंजाम दे सकें। नेक्स्ट स्लाइड। डेटा ब्रीच। अब देखिए इसमें आम यूजर कुछ नहीं कर सकता, यह कंपनियों का मामला होता है। जब किसी कंपनी या व्यक्ति के संवेदनशील डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है तो इसको कहते हैं डेटा ब्रीच। आमतौर पे यूजर जब एक कोई होता है तो उसके पास इतना संवेदनशील डेटा होता नहीं है। डेटा ब्रीच टर्म जो है ना, इसका यूज हम करते हैं अक्सर कंपनियों के मामले में। जैसा आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़ी चीजें होती हैं। फेसबुक का डेटा ब्रीच हो गया, गूगल का हो गया, याहू हैक हुआ था, सोनी पिक्चर्स हैक हो गई थी। कई सारी कंपनियां हैक हुई है जहाँ से यूजर का डेटा ब्रीच हुआ है। अब डेटा ब्रीच में क्या होता है कि जैसे आपने कहीं पे डेटा दिया हुआ था, डेटा ब्रीच हो गया, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, पैन कार्ड, फोटोज, वीडियोज, बहुत सारी चीजें हैकर्स को मिल जाती हैं। और इससे बाद में उसी डेटा के जरिए फिर आपको सोशल इंजीनियरिंग या किसी और मैटर में फंसा के आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। लोग सोचते हैं ना कि इतने सारे फोन नंबर कहाँ से आते हैं, एसएमएस करने वालों के पास जो फोन करते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, उनके पास हमारी डिटेल इतनी कहाँ से होती है, डेटा ब्रीच से आती है। कई बार गवर्नमेंट सर्वर भी डेटा ब्रीच कर जाते हैं, क्योंकि भारत में डेटा प्रोटेक्शन का जो है ना इतना गंभीरता से कोई लेता नहीं है। तो कई बार पब्लिक डेटा तो बिल्कुल सामने ही रहता है बिना किसी सिक्योरिटी के, और कोई भी वहां से उठा लेता है। बाद में जब थोड़ा सा चीजें होती हैं कि जब विवाद आता है तो फिर थोड़ा सा वो चीज सही कर दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। क्रिप्टो जैकिंग। ये वाला आपको इतना पता नहीं होगा लेकिन आपने कभी फील किया होगा इसको। जैसे आप मान लीजिए कि किसी आप साइट पे गए, कोई आपने ऐप डाउनलोड किया जो कि आपको कुछ पैसे दे रहा था, 10-20 रुपए आपको कमवा रहा था, या फिर कुछ ऑफर दे रहा था कि आप इस ऐप को इतना दिन चलाएंगे तो आपको ये फायदा होगा, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मेरा सिस्टम जो है, मेरा फोन या मेरा लैपटॉप बहुत धीरे चलना शुरू हो गया है, आजकल हैंग कर जाता है, जब भी मैं कुछ खोलता हूँ तो लैपटॉप हैंग कर जाता है, फोन हैंग कर जाता है, चलता नहीं है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो अक्सर इसका रीजन होता है क्रिप्टो जैकिंग।
हैकर्स किसी व्यक्ति या कंपनी के कंप्यूटर का यूज करते हैं क्रिप्टो माइनिंग के लिए, और जिससे क्या होता है, सिस्टम जो आपका धीमा पड़ जाता है। आपके सिस्टम की बहुत सारी मेमोरी प्रोसेसिंग पावर जो है, ये क्रिप्टो माइनिंग एक चीज होती है, एक टर्म होता है क्रिप्टो माइनिंग, जिसमें प्रोसेस करके क्रिप्टो करेंसी जनरेट की जाती है। तो अगर आपका फोन अंदर अंदर क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर रहा है किसी और व्यक्ति के लिए, आपका लैपटॉप अंदर अंदर क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर रहा है किसी और व्यक्ति के लिए, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पावर लेगा। अधिकतर प्रोसेसिंग आपका दिखेगा कि इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज में है, लेकिन जब आप चलाएंगे तो आपको बहुत धीमा सा रिस्पांस होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब ये क्या है, आखिर अगर इतना पावर भी ले रहा है, पहले तो ठीक चलता था, अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्या बात है। तो अक्सर होता है कि ये चीज़ क्रिप्टो जैकिंग से आ सकती है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर टूल इंस्टॉल हो जाता है गलती से, जो कि क्रिप्टो माइनिंग आपका पावर यूज करके, आपकी बिजली यूज करके करता है, और आपको इसका पता नहीं चलता। तो इससे बचने का क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप अपने फ़ोन को या लैपटॉप को एक बार फॉर्मेट करके फिर से नया सिस्टम इंस्टॉल कर लें, जिससे कि वो क्रिप्टो जैकिंग वाली दिक्कतें जो है वो समाप्त हो जाएं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रूट फोर्स। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, पासवर्ड किसी को पता नहीं, लेकिन क्या करता है, हैकर ट्राई करता है। 1 2 3, फिर ऐसे 9 8 9 9 9, ठीक है। अगर 5 अंकों का पासवर्ड है तो जब आप 10,000 बार ट्राई करेंगे तो पासवर्ड लगभग ब्रेक हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स। जैसे अगर आपका पासवर्ड किसी को पता नहीं है, तो वह गलत पासवर्ड को बार बार ट्राई करता है, 10 20 50 10,000 10 लाख 10 करोड़ बार ट्राई करता है अलग अलग पासवर्ड को। जिससे होता क्या है कि कभी कभी कोई ना कोई पासवर्ड मैच कर जाता है। अब जैसे अगर आपका पासवर्ड छोटा है, इसीलिए बोलते हैं कि पासवर्ड को आप 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का बनाएं। क्योंकि अगर पासवर्ड 8 कैरेक्टर से छोटा है, 4 5 कैरेक्टर का, 6 कैरेक्टर का है, तो आसानी से टूट जाता है। और कंपनियां भी अब इसमें कुछ चीज़ें लगा रही हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 3 बार लगातार पासवर्ड गलत किया, तो क्या होगा कि फिर वो चीज़ कुछ देर के लिए लॉक हो जाएगी, फिर नए पासवर्ड नहीं लेगी। ये चीज़ होता है ब्रूट फोर्स अटैक रोकने के लिए। ब्रूट फोर्स में लगातार पासवर्ड को, नए नए का पासवर्ड को ट्राई किया जाता है, जब तक कि सही पासवर्ड मिलके डाटा या फिर यूजर का अकाउंट खुल ना जाए। लेकिन अभी भी लोकल फाइल्स में ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ है, पीडीएफ में पासवर्ड लगा है, अब आपको पता नहीं उस पीडीएफ का पासवर्ड, तो आप ब्रूट फोर्स करके उस पीडीएफ को खोल सकते हैं। इसमें कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन वो पीडीएफ या वो फाइल, उसका पासवर्ड ब्रेक हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अलग अलग पासवर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करके सही पासवर्ड को तलाशना। नेक्स्ट स्लाइड। 0 डे। ये कभी कभी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन न्यूज में अक्सर डिटेल्स नहीं मिलती, जो कि दुख की बात है। न्यूज में बस मसाला होता है, डिटेल्स नहीं होती। आपने पढ़ा होगा कि हैकर्स ने हैक कर लिया, 0 डे अटैक किया, वल्नरेबिलिटी खोजी, कई सारी चीजें आती हैं। तो 0 डे का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कमी पता चल गई सिस्टम के अंदर, और डेवलपर इसे ठीक नहीं कर पाए, इससे पहले ही हैकर ने इस कमी के माध्यम से लोगों को हैक करना शुरू कर दिया। अब जैसे पता कैसे चलता है, मान लीजिए कि अलग अलग संस्थाएं हैं, लोग हैं, किसी ने कोई 0 डे वाला जो कमी है वो खोज लिया। ऐसी कमी जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, पैच नहीं की गई है, उसको बोलते हैं 0 डे। और उसके बाद हैकर्स क्या करते हैं, किसी चीज़ का फायदा उठा के लोगों को हैक करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई अपडेट आए आपके फ़ोन या कंप्यूटर में, तो आप क्या करें कि उसको तुरंत से जल्दी इंस्टॉल कर लें, जिससे कि सारी कमियां दूर हो सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अभी भी पुराने विंडोज चलाते हैं, कई लोग तो विंडोज 7 8 भी चलाते हैं। और आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर देखें कि 2003 2008 का 7 का लोग अभी भी चला रहे हैं। लेकिन जबकि उन सॉफ्टवेयर का जो सिक्योरिटी वाला प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते थे, वो तो कब के बंद हो चुके हैं। और उनमें ढेर सारी कमियां हैं उन सॉफ्टवेयर में, जहां से हैकर इंटर करके आपके पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। ये एक, जैसे होता है ना, ये खिड़की होती है जो इसे खुली रह गई है। तो अगर आप नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नए अपडेट इंस्टॉल करते रहते हैं, तो आप बचे रहेंगे। लेकिन आप किसी भी चीज़ का अगर बहुत पुराना वर्जन चलाते हैं, जिसका कि सिक्योरिटी अपडेट्स आना बंद हो चुका है, जैसे एंड्रॉयड 11 12 9, इन सब का सिक्योरिटी अपडेट धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं, तो जब एंड्रॉयड भी बहुत पुराना हो जाता है, तो क्या होता है कि अटैक के लिए ओपन हो जाता है, वल्नरेबिलिटी जो है इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम देखें कि 2020 में एक बार ये चीज़ हुई थी, एप्पल आईओएस में ये चीज़ मिला था, तो बहुत सारे लोग हैक हुए थे। फिर 2020 में ही जूम ऐप में
ये उसमें भी मिला था, फिर आगे क्रोम में भी मिला था ये चीज़, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में मिला था। और अभी तो मैंने जस्ट एक दिन पहले, कुछ दिन पहले पढ़ा था कि प्ले स्टेशन के गेम में भी मिला था ये चीज़। हुआ क्या था कि छोटा सा एक घटना मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार किसी ने जो है प्ले स्टेशन खरीदा था, किसी पिता ने अपने लिए प्ले स्टेशन खरीदा था और चाहता था कि उसका बच्चा ना चलाए। तो उसने उसको लॉक करके उसका पासवर्ड दिया नहीं था उसे। तो जब एक दिन पिता घर पे आया तो देखा बच्चा प्ले स्टेशन खेल रहा है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसने कहा तुमने खोला कैसे इसे आखिर? तो उसने बताया कि मैंने बस ऐसे 0 0 0 0 दबाया और खुल गया। तो ये था उसका जो है कमी, ऐसा प्ले स्टेशन के सॉफ्टवेयर में एक कमी थी। प्ले स्टेशन एक गेम है, जो नहीं जानते उनके लिए, ये गेम का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है प्ले स्टेशन। तो वो प्ले स्टेशन में जो है ऐसी कमी थी कि जैसे आप 8 बार जीरो दबा के इंटर कर देते हैं तो वो खुल जाता है, पासवर्ड सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जीरो दबाते ही सही पासवर्ड लेके खुल जाता है। तो बाद में फिर जैसे उसने रिपोर्ट किया तो फिर ये चीज़ पैच कर दी गई और नए रिलीज जारी हुए। कई बार आपने एक शब्द पढ़ा होगा, बग बाउंटी। जैसे आप किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर में, किसी ऐप में, कहीं भी अगर आप कोई कमी खोजते हैं और कंपनी को बताते हैं कि देखिए ये एक कमी है, यहाँ से आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, तो कंपनी क्या करती है कि आपको रिवार्ड करती है, कुछ पैसे देती है और उस चीज़ को ठीक कर लेती है। लेकिन अब जीरो डे में इसका एक ये भी पक्ष है कि इसका फायदा बहुत उठाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपने जीरो डे का एक वल्नरेबिलिटी खोज ली है जिसका कंपनी को पता नहीं, आपको पता है। जीरो डे का क्या मतलब? पब्लिक डोमेन में नहीं है, बनाने वाले को पता नहीं है, उसे बोलते हैं जीरो डे। आपने खोज ली है, आपने उस चीज के जरिए चीजों को, लोगों को हैक करना शुरू कर दिया, मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक पक्ष होता है कि अगर आप कंपनी को बताते हैं तो हो सकता है आपको लाख 10 लाख रुपए मिले। लेकिन अगर आप हैकर हैं, डार्क माइंड के हैं, तो अगर आप किसी को ना बताएं तो आप इससे कई करोड़ रुपए कमा सकते हैं इस तरह के काम करके। कि ठीक है, एक कमी आपको बस पता है और आप उसके जरिए हैक करके आपने एक काम करना शुरू कर दिया कि मैं इसी चीज को हैक करता हूँ, और आप बताते नहीं हैं किसी को कैसे हैक करते हैं। तो ऐसा भी होता है। और इसमें जीरो डे का जो एक विस्तृत डाटाबेस भी बनाया जाता है, जैसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वह ढेर सारे जीरो डे अटैक्स का जो पॉइंट है खोज के रखती हैं और कंपनी को रिपोर्ट नहीं करती हैं। जब उनको किसी अपराधी को हैक करना होता है तो भले ही उसके पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो जीरो डे अटैक का यूज करके उसको हैक कर लेते हैं। हैक इसलिए हो जाता है क्योंकि कंपनी, बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता है कि उसके सिस्टम में ऐसी कमी है जो सिक्योरिटी एजेंसियां या बड़े हैकर्स ग्रुप खोज के रखते हैं और बाद में समय आने पे उसका यूज करते हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी थी एनएसए, एनएसए का एक पूरा डाटाबेस जो है एक बार लीक हो गया था जीरो डे अटैक का, और उसका बहुत मिसयूज हुआ बाद में। उन्होंने ढेर सारे अटैक्स पॉइंट खोज खोज के रखे थे और बाद में पूरा डाटाबेस ही किसी तरह से लीक हो गया और हैकर्स के हाथ लग गया। बहुत सारे लोग उस टाइम पे हैक हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड। एक प्रश्न आया है मनीष जी, इज इट द फर्स्ट डे? नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे, जीरो डे इस तरह से नहीं कहते इसको। मतलब जीरो डे का मतलब होता है कि जिसके बारे में बनाने वाले को नहीं पता है या उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, और ये भी नहीं पता है पब्लिक डोमेन में कि ऐसी कोई कमी मौजूद है। ऐसी कमी जो केवल कुछ ही लोगों को पता है, बनाने वाले को तो स्पेशली नहीं पता है, उसको बोलते हैं जीरो डे। की लॉगर्स। अब इसमें देखिए, की लॉगर नाम से स्पष्ट है कि जो है, जो आप की दबाते हैं उसका लॉग बनाता है। इसमें जैसे आपके सिस्टम में अगर कीलॉगर इंस्टॉल हो गया या आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया, फिर आप जो भी टाइप करेंगे, आईडी, पासवर्ड, चैट, मैसेज, एनीथिंग, आप जो भी टाइप करेंगे वो सारा कुछ रिकॉर्ड होके हैकर के पास या जो भी, जिस भी सिस्टम में उसे स्टोर किया गया होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो कीलॉगर के जरिए क्या होता है कि आपका पासवर्ड चुराया जा सकता है, आपने क्या चैट की वो चुराई जा सकती है, और साथ में अगर आप किसी को कुछ भी भेज रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं या एनीथिंग, अगर आपने कुछ भी कीबोर्ड पे किया तो वो चीज़ कीलॉगर रिकॉर्ड कर लेता है। अभी अभी एक टाइप है, इसमें भी एक तरह का इन्फेक्शन है, ये सिस्टम में आपके इंस्टॉल हो सकता है। अब कीलॉगर है तो कीलॉगर के रूप में तो इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल इस तरह से होगा जैसे किसी यूजफुल सॉफ्टवेयर के रूप में, किसी फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में। फ्री शब्द यहाँ पे बड़ा खतरनाक है। अगर कोई चीज़ फ्री है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे मामला गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए जब भी यूजर फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में पड़ता है, किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक्ड वर्जन लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी आपको 10,000 रुपए में दे रही है 1 वर्ष के लिए, लेकिन आपने उसका कोई क्रैक्ड वर्जन निकाल लिया जो कि आप फ्री में चला रहे हैं। लेकिन अब जिसने क्रैक किया है, कई बार वो क्या करता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस या कीलॉगर छोड़ देता है, और जब आप
अपना सिस्टम चलाते हैं, अगर आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो आप जो भी कीज दबाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, वो सारी रिकॉर्ड होके बनाने वाले के पास चली जाती हैं। कीलॉगर का काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक रोल होता है। और जैसे कीलॉगर एडवांस लेवल पे भी होते हैं, जैसे अगर आपका हार्डवेयर ठीक नहीं है सिस्टम का, तो कीलॉगर ऐसे भी होते हैं कि जैसे जो दूर से आपके सिस्टम को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने लैपटॉप में कोई की दबाई, हर की का एक सिग्नल होता है कि इस एक की दबाने पे क्या सिग्नल आएगा। उस सिग्नल को अगर कोई दूर से इंटरसेप्ट करके डिकोड कर ले, तो भी वह जान सकता है कि आपने अपने लैपटॉप पे या फोन पे क्या टाइप किया है। तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में, लेटेस्ट हार्डवेयर में क्या होता है कि ये हार्डवेयर लेवल पे भी इंक्रिप्शन मौजूद होता है, ताकि दूर से आपके कीज का रिकॉर्ड ना लिया जा सके। इससे बचने का तरीका ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें जिनके बारे में नहीं जानते। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ना चलाएं, पैसे दे के खरीदें, या फिर ना चलाएं। फ्री वर्जन यूज करें जो कि वास्तव में फ्री है, ना कि क्रैक किया गया है। एक सवाल आया है, अनुपम नाथ, इंडियन गवर्नमेंट इजरायली पेगासुस सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हैकिंग इज दिस। ठीक है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर देखिए, वो एक मिलिट्री ग्रेड का होता है और उसका भी काम करने का तरीका वही है, 0 डे। पेगासस बनाने वाली कंपनी ने वो सारी चीज़ें खोज रखी हैं, और जिस सॉफ्टवेयर पे, व्हाट्सएप पे, या जिस चीज़ पे वो पेगासस का यूज करते हैं, उसको कभी नहीं बताते कि हमने आपका सॉफ्टवेयर कैसे हैक किया। क्योंकि अगर उन्होंने हैक कर दिया तो ये सिस्टम का कोई मतलब खत्म हो गया। अगर व्हाट्सएप को पता चल जाए कि पेगासस कैसे काम करता है, तो फिर वो पैच बना देगा और फिर व्हाट्सएप हैक नहीं हो पाएगा। इसलिए पेगासस व्हाट्सएप को तो रिपोर्ट कभी भी नहीं करेगा। 0 डे उन्होंने खोज के रखा हुआ है, और वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे ही एक एक वाला 0 डे बंद होता है, तो फिर दूसरा नया 0 डे अटैक वाला पॉइंट खोज लेते हैं। उनके पास बहुत अच्छे हैकर्स मौजूद हैं जो कि लगातार सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। मनीष जी कह रहे हैं यूज वर्चुअल कीबोर्ड। हाँ यार, एक चीज आप कर सकते हैं, कीलागर से अगर आपको बचना है तो आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बटन नहीं दबानी है, माउस पे, माउस का क्लिक जो है स्क्रीन पे करना है। लेकिन अगर कीलॉगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है तो शायद ये तरीका भी अच्छा काम नहीं करता। क्योंकि लेटेस्ट कीलॉगर क्या है कि स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हैं, लगातार 1 सेकंड में कई स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सी की प्रेस की है। खैर, ये एक अच्छा तरीका है वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब इसमें देखिए, सिक्योरिटी के लिए है कि या क्या चीज़ें करें, पासवर्ड मजबूत करें। मैक्सिमम इसमें से आप सभी जानते होंगे, मैंने बस ऐसे रख दिया है एक बार रिवाइज करने के लिए। मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, 2 फैक्टर लगाएं, जैसे पासवर्ड डाला, फिर फोन भी वहाँ पे सेट है तो ओटीपी आ जाती है। बिना ओटीपी और पासवर्ड डाले नहीं खुलता, इसको हम बोलते हैं 2 फैक्टर। यह जीमेल में, फेसबुक में, इन सब जगहों पे लग जाता है। तो आप जहां भी पासवर्ड यूज करें वहां पे 2 फैक्टर लगाएं, क्योंकि अगर पासवर्ड लीक भी हो जाए तो बिना ओटीपी के आपका अकाउंट ना खोला जा सके। बैंक्स में सारी जगह 2 फैक्टर लगता है। किसी भी संदिग्ध ईमेल या वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना है। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते रहना है, अपडेट रखना है, डेटा का बैकअप लें, और अनजान वाईफाई से बचें, जिससे कि मैन इन द मिडिल अटैक आपके ऊपर काम ना कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम आते हैं सेफ बैंकिंग पे। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा। आईसीआई बैंक की साइट है, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, ताला। तो सेफ बैंकिंग का तरीका क्या है कि जब भी आप बैंकिंग करने जाते हैं तो आप बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट और ताले का निशान जरूर देखें। अब इस ताले को लेके यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन है। HTTPS प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है, जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल है, लेकिन इसको लेके बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, जो भी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड का एक डिजाइन भी डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल कीबोर्ड है, आप सीधे यहीं पे ऐसे 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 प्रेस करके आप अपना पासवर्ड या चीज़ें टाइप कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने लैपटॉप का या फ़ोन का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। टच के माध्यम से टाइप हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत कीलॉगर से बच सकते हैं, क्योंकि यह सिक्योर इंटरफेस में काम करता है। और आपने यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी अगला स्लाइड आपके तुरंत बाद इसको कंपेयर करने के काम आएगा। HTTPS, ताले का निशान, और बैंक की ओरिजिनल साइट, जिसका कि आपको पहले से पता है। दीपांशु भैया, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक। आप देखिए यहाँ, ये हमारी वेबसाइट है theircity.com। यहाँ पे भी ताले का निशान है और यहाँ पे भी सिक्योर्ड लिखा हुआ है।
तो आमतौर पे हम ऐसा मानते हैं कि अगर ताले का निशान है, सिक्योर लिखा हुआ है, तो हम वहां पे आईडी पासवर्ड डालेंगे तो सिक्योर है। नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर वेबसाइट ओरिजिनल है, ताले का निशान है, तो सिक्योर है। लेकिन अगर वेबसाइट ही दूसरी है, ताले का निशान हो या ना हो, तो फिर वो सिक्योर नहीं है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आप आईसीआई बैंक की साइट पे अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं और वहां पे सिक्योर निशान है, तो आपका आईडी पासवर्ड सिक्योर है। लेकिन अगर आप theirpt.com पे अपने बैंक का आईडी पासवर्ड इंटर कर देंगे, तो ये डाटा जो सीधे हमारे पास चला आएगा। यहाँ पे ताला बना है नहीं बना है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेबसाइट ही फेक है, तो ये डाटा जो है, जिस जो बनाने वाला है उसके पास तो जाएगा ही जाएगा। जब आप बैंक की वेबसाइट पे इंटर करते हैं, तो आपका डाटा बैंक के पास जाता है, बैंक मैच करता है कि आप ही हो या नहीं हो, और फिर आपको एक्सेस देता है। अगर आप हमारी साइट पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, भले ही यहाँ ताले का निशान है, तो भी आप हैक हो जाएंगे। या फिर किसी भी एक साइट पे, मैंने एग्जाम्पल के लिए साइट लगाई है, लेकिन अब जैसे आईसीआई बैंक है, अब मान लीजिए कि कोई फेक वेबसाइट बना रहा है, आईसीईसी बैंक, दिखने में बिल्कुल वैसी लग रही आईसीईसी बैंक, ऐसा कोई बैंक है नहीं, और आपने वहां पे आईसीआई बैंक समझ के डाल दिया, तो फिर आपका जो है ये आईडी पासवर्ड आपका वहां पे हैक हो जाएगा। मतलब क्या है, ताले का निशान होना जरूरी है और साइट भी ओरिजिनल होना जरूरी है। और अगर साइट ओरिजिनल होना जरूरी है, तो फिर ताले का निशान का क्या मतलब, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दीपांशु, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। जो ताले का निशान होता है, यह आपका पासवर्ड हैक होने से बचाता है, बीच में, मैन इन द मिडिल अटैक से आपको बचाता है। यानी कि जब आप एक पासवर्ड इंटर करेंगे एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे, जहाँ पे ताले का निशान नहीं है, जो कि हेलन महोदया ने इंटर किया है, और इनका पासवर्ड है ABC123। अगर यहाँ पे HTTPS नहीं है, http://example.com, ठीक है, यहाँ पे कुछ भेजना है, डाटा इंटर करना है, यहाँ पे यस नहीं लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपने डाला ABC123। और हैकर अगर कोई मैन इन द मिडिल है वहां पे, आपका डाटा इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, ABC123। बिल्कुल ठीक ठीक आपका पासवर्ड दिख जाएगा, क्योंकि पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं है। और अब यहाँ पे कैरल है, खैर ब्रिटिश नाम है, अच्छा ही लगता है मुझे, कैरल। तो HTTPS इनके पास प्रोटोकॉल है, इनकी जो वेबसाइट है HTTPS, फिर यहाँ पे डबल स्लैश लगा के example.com। आपने यहाँ पे पासवर्ड इंटर किया ABC123, और हैकर जो होगा बीच में, जो आपका डाटा इंटरसेप्ट कर रहा है, उसको क्या दिखेगा, इनक्रिप्टेड दिखेगा, XYECZXZ, इस तरह से कुछ दिखेगा। मतलब जो आपने ओरिजिनल इंटर किया है वो नहीं दिखेगा। तो अगर कोई हैकर बीच में बैठा भी हुआ है, तो आपने क्या इंटर किया उसको पता नहीं चलेगा, और आपका डाटा सेफ सेफ जहां आप जाना है उस जगह पे पहुंच जाएगा। ओके। एक क्वेश्चन है, मैं अभी लेता हूँ, जस्ट पहले आप इसको ठीक से समझ लें, क्योंकि इस बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं अगर यस लग गया तो बिल्कुल ठीक है, बात ऐसी नहीं है। यस लग गया तो ठीक तभी है जब आप ओरिजिनल वेबसाइट पे हैं, और HTTPS का निशान आपको किस बात से बचाता है, आपका डाटा बीच में हैक होने से बचाता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, तो आपका पैसा बैंक में जमा हो रहा है, आप सेफली जाइए, रास्ते में आपको कोई लूट ना पाए, इसके लिए होता है HTTPS। लेकिन अगर आप गलत बैंक में ही चले जाएंगे, किसी गलत बैंक में, बैंक के बगल वाली बिल्डिंग में जो बैंक सी दिखती है लेकिन बैंक नहीं है, वहां पे अपना पैसा जमा करेंगे, तो आपका सारा पैसा चला जाएगा, भले ही वो बैंक जैसा दिखता है, या आपकी कार कितनी भी सिक्योर है, आपके साथ कितने भी ढेर सारे गार्ड गन लेके लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप गलत बैंक में ही पैसा जमा करेंगे, तो फिर आपका पैसा तो मिलने से रहा। तो ये काम करता है HTTPS, बीच में हैक होने से, लूटने से बचाता है। लेकिन जो आप जहां जा रहे हैं वो स्थान आपका ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आप फिर भी लूटेंगे। एक क्वेश्चन है अरविंद, सर, क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सिक्योर कनेक्शन लॉक सिंबल, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये सिक्योर कनेक्शन नो वन कैन डिटेल डिटेल साइन कैप्टन माइंड सम टाइम पास। ओके। अरविंद जी, बात बिल्कुल सही है, वही तो मैंने कहा कि बीच में कोई रीड नहीं कर सकता। लेकिन जहां पे, आप खुद ही सोचिए कि अगर आपका आईडी पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, तो बैंक को पता कैसे चलता है कि आईडी पासवर्ड ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके डेटाबेस में वह डिक्रिप्ट हो जाता है, और वहां पे मैच होता है। अगर आपका डाटा इनक्रिप्ट है, तो इनक्रिप्शन की आधी की आपके पास होती है, आधी मेरे पास होती है। मान लीजिए अगर मेरी वेबसाइट है, आप यूजर हैं, तो आधी की मेरे पास होगी, आधी की आपके पास होगी। आपकी आधी की डाटा के साथ आती है, मेरी आधी की मेरे पास पहले से मौजूद होती है।
इसको मैं कभी बाद में समझा दूंगा ढंग से, लेकिन अभी आप इतना समझें कि उस वो जो चाबी है, हाँ जी बिल्कुल मनीष जी, प्राइवेट एंड पब्लिक की का कंसेप्ट होता है। वह जो चाबी है, आधी आपके पास है, आधी मेरे पास है। आपकी आधी चाबी से ताला नहीं खुल सकता, लेकिन अगर वो ताला ही मैंने बनाया है जिसकी आधी चाबी मेरे पास है, तो ताला तो खुलेगा, क्योंकि ताला मैंने बनाया है। आधी चाबी मेरे पास, आधी आपके पास। आई होप गेटिंग HTTPS नॉट TG। नहीं ऐसा नहीं है अरविंद जी। अभी देखिए, हमने अपनी वेबसाइट के लिए लिया हुआ है, HTTPS लेने में पता है आपको 5 मिनट लगते हैं ओनली, केवल 5 मिनट। हमने अभी आपको अपनी theircity.com वेबसाइट दिखाई, वहां पे आपको HTTPS का निशान मिला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग समझते हैं, इसीलिए मैं इस बात को काफी जोर दे रहा था, इसमें मैंने समय दिया इसलिए आज। 5 मिनट में आप सिक्योर कनेक्शन का निशान ले सकते हैं। सिक्योर कनेक्शन का मतलब इतना होता है कि आपका डाटा बीच में हैक नहीं होगा, बीच में आपका पैसा नहीं लुटेगा। लेकिन आपको पैसे गलत बैंक में नहीं देने होते, सही बैंक में देने होते हैं, नहीं तो फिर वापस नहीं मिलते, चाहे आप कितनी भी सिक्योरिटी पे जाएं। अरविंद जी, आपको क्लियर हो गया? यस बोल दें अगर, तो मैं आगे बढ़ूं। टाइप कर सकते हैं या ओके, थैंक यू। दिवांशु भैया नेक्स्ट। ओके। अब देखिए, हमने इस पॉइंट को पहले भी डाला हुआ था, पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल यानी कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या चला रहे हैं। पेरेंट्स इस बारे में चिंतित होते हैं, और बच पेरेंट्स को चिंतित होना भी चाहिए। ट्रम्प सरकार में तो बिल्कुल भी होना चाहिए। बाइडन तो खैर चाहते हैं कि आप चिंता चिंता ना करें, बच्चों की चिंता तो स्टेट कर लेगा। लेकिन अभी ट्रम्प सरकार है तो सबको चिंता करनी चाहिए। तो पेरेंटल कंट्रोल पे चलते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल करें कि आपके बच्चे क्या देखें, आपका बच्चा बहुत अनमेच्योर हो सकता है, कम एज का हो सकता है 6 साल का हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपके बच्चे क्या देखें और क्या ना देखें। तो पेरेंटल कंट्रोल कैसे करें हम, कैसे किसी वेबसाइट को, ऐप को, सोशल मीडिया अकाउंट को, फोन की टाइमिंग को, लैपटॉप की टाइमिंग को कैसे ब्लॉक करें। कैसे हम इस बात को डिसाइड करें कि हम तो दिन भर ऑफिस में होते हैं, लेकिन हमारा बच्चा कितनी देर क्या चलाएगा। तो इसका जो पहला तरीका है, देखिए एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं। पेरेंटल कंट्रोल लागू करने के लिए आपको तकनीकी का जानकार होना चाहिए। अगर आप तकनीकी के जानकार नहीं हैं तो फिर मुझे यहाँ पे सॉरी बोलना होगा, क्योंकि आप अच्छा जानकार होने के बाद भी ये पेरेंटल कंट्रोल लागू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो किसी और से करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा इस चीज़ को, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, कम से कम आपको पता चले कि ये भी चीज़ें होती हैं। तो पहला हम लागू कर सकते हैं वाईफाई राउटर से। जैसे मान लीजिए आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई में क्या होता है कि हम फिल्टरिंग सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंस्टाग्राम यूज ना कर पाए अपने सिस्टम पे, तो आप Instagram.com को या .in को, जो भी होता हो, उसको आप वहाँ पे डाल करके अपने राउटर के एडमिन पैनल में उसे ब्लॉक कर देंगे। तो जब भी कोई इंस्टाग्राम की साइट खोलना चाहेगा तो नॉट फाउंड आ जाएगा। इंस्टाग्राम का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी आजकल काफ़ी जो है इस तरह के भद्दे कंटेंट्स आ गए हैं। ओनली फैन का दूसरा वर्जन है। और ओनली फैन क्या है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मत सर्च करिएगा। टाइम लिमिट सेट करना होता है। जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं जैसे नेट गियर, TP लिंक और ये सब। इसमें जो फीचर होता है कि जैसे इस राउटर से कोई कितनी देर तक इंटरनेट चला सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा लगा दिया टाइमिंग, तो फिर जैसे 1 घंटा बीत जाएगा जब, तो राउटर अपने आप इंटरनेट सिस्टम को बंद कर देगा। इस कई सारे अच्छे ब्रांड्स में ये चीज़ होती है। ये आप जब भी आप अपना वाईफाई राउटर खरीदें तो यह देख के खरीदें कि इसमें पेरेंटल कंट्रोल की फिल्टर और सेटिंग क्या क्या है। अच्छे राउटर्स में होती है। हाँ, मेरे पास जियो फाई है, इसमें नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, जियो एयर फाइबर इसमें नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी का अलग से राउटर खरीदेंगे, नेट गियर, TP लिंक, डी लिंक, ये सब होता है, तो इसमें आपको ये फीचर मिलेगा, टाइम सेट करने का मिलेगा, वेबसाइट को अपनी मनमर्जी से ब्लॉक करने का मिलेगा। अगर आपने वेबसाइट ब्लॉक कर दी तो आपके वाईफाई या कनेक्शन से, आपके इंटरनेट से उस वेबसाइट को कोई भी व्यक्ति खोल नहीं सकता, अगर वह बच्चा है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो फिर रोकना संभव नहीं है उसे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे गूगल अकाउंट है उसका, ठीक है, गूगल में कुछ भी डालता है, टाइप करता है, बोल देता है मुझे ये चीज़ चाहिए, उसको आ जाती है। अब क्या करना है आपको, गूगल में सेफ सर्च एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर देना है, ताकि जब भी गूगल सर्च करेगा तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएगा जो कि आपके बच्चे के लिए अनुचित हो। किसी तरह की अश्लील सामग्री, बहुत ज़्यादा हिंसक सामग्री, बहुत खतरनाक तरह के ऑपरेशंस, इस तरह की चीज़ें, या फिर खतरनाक तरह के केमिकल प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, उनको भी गूगल सेफ सर्च में शो नहीं करेगा। और ऐसी चीज़ें शो करेगा जो कि बच्चे के लिए या फिर सामान्य मन मस्तिष्क के लिए अनुकूल है।
यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना देखे, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो यूट्यूब के ऐप में एक ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्टेड मोड का। आप रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर देंगे, अंदर सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब ऐप में। तो रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर देंगे तो ऐसी चीज़ें, खतरनाक चीज़ें, ज़्यादा दिल दहलाने वाली चीज़ें, अश्लील चीज़ें आपके यूट्यूब में नहीं आएंगी, और बच्चा उनको सेफली चला सकता है। बच्चा जब तक इतना बड़ा ना हो जाए कि खुद उन चीज़ों को ऑन कर ले, तब तक आप उस रिस्ट्रिक्टेड मोड को चला करके आप शांति पा सकते हैं। बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही खर्च करके जो चीज़ें कर लेगा, तो फिर वो बच्चा रहा नहीं, तो हमें चिंता भी नहीं करनी। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी एक ऐप है मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल फैमिली लिंक, गूगल का है, फ्री है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप सेट कर सकते हैं कि उस फ़ोन में, किसी स्पेशल फ़ोन में जिसमें ये चीज़ आपने डाल दी, उसमें कौन कौन सा ऐप चले, वह आदमी कहाँ जा रहा है फ़ोन लेके, कौन यूज कर रहा है, कितनी देर यूज कर रहा है, कौन सा ऐप आप डाल सकते हैं, कौन सा ऐप चले, कितनी देर चले, कौन सी वेबसाइट खुले नहीं खुले। ये सारी चीज़ें आप गूगल फैमिली लिंक इंस्टॉल करके जब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसको सेट करेंगे, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप स्पेशली किसी ऐप को भी रोक सकते हैं कि मान लीजिए अब मेरा फ़ोन है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में फेसबुक ना खुले, मेरे बच्चे के पास, मैं चाहता हूँ इसमें फेसबुक ना खुले। तो अगर फैमिली लिंक से मैंने फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दिया तो फिर फेसबुक का ऐप वहाँ पे ओपन नहीं होगा। और अगर मैं वहाँ पे बंद कर देता हूँ तो फेसबुक की वेबसाइट भी उस फ़ोन में नहीं खुलेगी। तो यह गार्जियंस के लिए यूजफुल है। जब तक कि बच्चा काफ़ी इनोसेंट है तब तक ठीक है, इसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर बच्चा इधर उधर जाता है फ़ोन लेके, तो फिर ये ट्रैकिंग का एक सिस्टम है कि जैसे ही फ़ोन किसी स्पेशल लोकेशन पे जाएगा तो आपको एक वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। अगर इंटरनेट ऑन है, जीपीएस ऑन है, तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाएगी फ़ोन इस लोकेशन पे गया है। जैसे आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी खास खतरनाक जगह, बार या किसी अन्य चीज़ के पास ना भटके, तो आप वहाँ पे ट्रैकिंग लगा सकते हैं। जैसे ही बच्चा उस जगह पे जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, ऐप ब्लॉक कर सकते हैं, वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, यूजर को ट्रैक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन नए ऐप डालने से रोक सकते हैं। आप जो ऐप चाहते हैं वही आपके बच्चे के फ़ोन में खुले, और जो आप नहीं चाहते कि आपकी कोई भी नई चीज़ वो ना डाल पाए, ये चीज़ आप गूगल फैमिली लिंक से कर सकते हैं। बाकी ट्यूटोरियल्स के लिए आप इसका यूट्यूब देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल कैसे इसको डालना है और कैसे एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब इसमें देखिए वही है, यहाँ पे किसी जगह पे जा रहा है या किसी जगह पे पहुंच रहा है या वहां से निकल रहा है, इसका तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के लिए लगा दिया रेडियस की इतने के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 मीटर के अंदर आपने रेडियस में लगा दिया है अलर्ट, जो जैसे ही बच्चा आपका 100 मीटर से बाहर जाएगा फोन लेके, अगर इंटरनेट ऑन है उसमें, तो तुरंत आपको अलर्ट आ जाएगा बच्चा घर से बाहर जा रहा है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। लोग सीसीटीवी लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ठीक है, ये भी एक तरीका है जिससे अगर आपके बच्चे के पास फ़ोन है तो फैमिली लिंक के जरिए आप अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर में भी होता है, जैसे कई सारे गेम या ऐप ऐसे होते हैं जिसमें मतलब अश्लीलता की सामग्री होती है, खतरनाक सामग्री होती है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि सेफ मोड ऑन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप पेरेंटल कंट्रोल लगा देंगे और उम्र का लिमिट सेट कर देंगे, तो हर ऐप जो है हर उम्र के हिसाब से अनुकूल नहीं होता। तो जैसे जब बच्चा प्ले स्टोर खोलेगा, अगर आपने उसकी उम्र जो है 15 साल या 12 साल सेट कर दी है, तो 12 साल की उम्र से ऊपर के जो ऐप हैं जो कि उनके लिए अनुकूल नहीं हैं, वो प्ले स्टोर में उसको दिखेंगे ही नहीं। और यूट्यूब में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करना है। बाकी थर्ड पार्टी ऐप भी होते हैं, नार्टन एंटीवायरस, इसका फैमिली करके एक ऐप भी आता है, नार्टन फैमिली। तो आप इसका भी यूज करके मोबाइल का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब स्क्रीन टाइमिंग, जैसे आपके पास मान लीजिए आईफोन है तो उसमें भी स्क्रीन टाइमिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको इशारा मिल रहा है, सेटिंग में स्क्रीन टाइमिंग, प्राइवेसी के अंदर जाके रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं, ऐप यूजर टाइम सेट कर सकते हैं। और अगर आईफोन है तो आई क्लाउड से फैमिली शेयरिंग वहाँ पे यूज करके वहाँ पे एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हैं। और अगर कोई ऐप बच्चा डाउनलोड करना चाहता है आईफोन में, तो बिना आपके अप्रूवल के डाउनलोड नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब सोशल मीडिया में भी लगभग हर ऐप में थोड़ा सा ये चीज़ होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब ऐप में पेरेंटल कंट्रोल का या फिर प्राइवेसी का ऑप्शन वहाँ पे होता है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे भी पेरेंटल कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं। अगर आपने उसको अपने अकाउंट पे जोड़ दिया है, अपने बच्चे का अकाउंट, तो पेरेंटल कंट्रोल के जरिए आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह की फीड्स में किस तरह की चीज़ें उसके सामने ना आए।
बाकी आपने देखा है कि ऑनलाइन गेमिंग में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। कई बार बच्चा गेम खेलते खेलते किसी असामाजिक व्यक्ति के प्रभाव में आ जाता है, कहीं निकल जाता है, कहीं दूसरे किसी आकर्षण में चला जाता है। तो इसमें भी आप पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग ऑन कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि बच्चा चैट कर पाए या ना कर पाए, या फिर कर सके तो कितनी देर तक कर सके। ऐसा नहीं कि पूरी रात रात जाग के चैट कर रहा है, गेम खेल रहा है, ये चीज़ें ना हो। जैसे कि आप लगातार देख नहीं सकते, तो आप पेरेंटल कंट्रोल के जरिए उस चीज़ पे नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब एक देखिए ऐप आता है किड्स, बहुत छोटे बच्चों के लिए। जैसे क्या होता है कि आजकल लोग टाइम पास के लिए अपना फ़ोन बच्चों को दे देते हैं। फिर उनको लगता है कि हाँ, अगर ये फ़ोन ले लिया तो मेरे से बोलेगा नहीं, मैं तो ठीक हो गया, मैं छूट गया। और फिर बच्चा उसमें लगातार कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहा है। 5 साल के बच्चे के सामने पता नहीं क्या क्या तरह के वीडियो जा रहे हैं, मैं तो देख देख के परेशान हो जाता हूँ। माताएं आजकल छुटकारा पाने के लिए टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो उनको फ़ोन दे देती हैं। और फिर बच्चा फ़ोन देखता रहता है। छोटा बच्चा, 2 साल का, 1 साल का बच्चा फ़ोन देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, बस लगातार आंखें गड़ाए हुए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके लिए यूट्यूब का एक ऐप है, यूट्यूब किड्स। किड्स के अंतर्गत आपको वही चीज़ें आएँगी जो कि बच्चों के लिए अनुकूल हैं। कम से कम देख रहा है तो बच्चों वाली देखे। किड्स प्रोफाइल, आप इसमें क्या-क्या जैसे देखिए चीज़ें कर सकते हैं। प्रोफाइल देख सकते हैं, वॉच हिस्ट्री, टाइमर, वीडियो रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें, ब्लॉकिंग, सर्च कंट्रोल, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसमें खासकर अच्छा इसलिए है कि वही चीज़ें आती हैं जो कि बच्चों के लिए अनुकूल होती हैं, बिल्कुल बच्चों की उम्र के हिसाब से बनी होती हैं। अगर आपने अपना नॉर्मल यूट्यूब बच्चे को दे दिया तो फिर वह बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेगा जो कि बच्चों के लिए, बच्चों के मस्तिष्क के हिसाब से नहीं बनी हुई हैं। तो इसलिए यूट्यूब किड्स ऐप का भी आप यूज़ करके इस चीज़ को ले सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए।